नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के 34 वर्षों के पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये अगला लेक्चर है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें आपको समझ लेनी चाहिए, आपके काम की हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारा नया ऐप है जिसका नाम है स्टडी विथ मास्टर। प्ले स्टोर पर है, आप जाइए उसे डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात कि 15 वर्षों के महत्वपूर्ण तथ्यों का हम रिवीजन करने जा रहे हैं अपने दूसरे चैनल पर जिसका नाम है ISPCS मास्टरमाइंड। उसका लिंक मैं दे देता हूँ कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सारी PDF नोट्स आपको लेनी है तो उसके लिए आप जानते हैं ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दीजिए या फिर जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ भी जानकारी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही है, अब चलते हैं लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है ना, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको बहुत बड़ी बात सिखाने वाला है। और बात यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि प्रश्न का उत्तर विकल्पों में आसानी से नहीं मिलता। असली उत्तर मिल जाता है आपको प्रश्न की पहली लाइन में। आज हम यही सीखेंगे इस प्रश्न के माध्यम से, खूब ध्यान से समझिए। पहले तो मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, सीधा सा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। इसका मतलब ये है कि इनमें से किसको पढ़ते हुए आपको ये बात समझ में आती है कि संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक है, ये बात समझनी है। नॉर्मली हम ऐसे पढ़ते हैं कि प्रश्न पढ़ लिया, अब विकल्पों पर ध्यान लगाएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बात होगी, मूल अधिकारों में ऐसी बात है, मौलिक कर्तव्य में, या फिर उपरोक्त सभी में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, वो इसी में दिमाग लगाएंगे और हो सकता है कि कहें भाई ये सब कुछ संविधान में ही तो है, तो उपरोक्त सभी कर देते हैं, सब मिला के हो सकता है कि संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित हो जाए। तो यहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, गलती होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हो सकता है कभी तुक्का काम कर जाए, लेकिन इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपका उत्तर इसी से मिल जाएगा। कैसे? मैंने जब भी मूल अधिकार पढ़ाया है इस सीरीज़ में भी और UPSC के लिए जो टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है वहाँ भी मैंने आपको कहा है कि देखिए, अनुच्छेद 13 से लेकर के 14 से लेकर के 32 तक ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें एग्ज़ाम के नज़रिए से होती हैं, हम उनको ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन मूल अधिकारों की बात जब करेंगे तो सिर्फ अनुच्छेद 14 से 32 तक ही नहीं है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। अगर आपको इतनी बात पता है तो आप तुरंत यही समझ जाएंगे कि भाई अनुच्छेद 13 जो है ना, वो मूल अधिकारों के तहत आता है। तो बाकी बात आपको समझ में आए चाहे ना आए, आप जान गए कि अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का ही हिस्सा है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता क्या होती है, तब भी आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को अब जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, प्रश्न की जो ऊपरी लाइनें होती हैं उनको ध्यान से पढ़ते हैं, तो कई सारी चीज़ें आपको वहीं समझ में आ जाती हैं। और एक बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसी लाइन में कई जगहों पे लिखा होता है, मतलब प्रश्न ऐसा होता है कि कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा असत्य है। जब आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो वो भी मिस हो जाता है और आप ये सब, जाहिर सी बात है, जब आपने यही नहीं जाना कि इसमें पूछा है क्या गलत है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप तो वही सोचेंगे ना कि सही क्या है। इसीलिए ये जो पहली लाइन है इसे खूब ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक, अब उत्तर की बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया मौलिक अधिकार, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता क्या होती है थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 13 इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त उन सभी विधियों और कार्यपालिका के आदेशों को जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, ठीक है, यानी कि मूल अधिकारों से मैच नहीं कर रहे हैं, मूल अधिकारों के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा कोई भी कानून, चाहे वो कार्यपालिका ने बनाया हो या फिर संविधान के पहले तक जो था चल रहा हो, वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक असंगत है। इसको मैंने इसी सीरीज़ की पिछली वीडियो में डायग्राम बना के, गोला बना के अच्छे से समझाया था कि जिस हद तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है उस हद तक वो शून्य हो जाएगा, और जो मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है उस विधि को हम मानेंगे। ठीक है, तो ये बात है समझने लायक। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत संघ नहीं है, ये पूछा गया पहले भी। ये कथन ए कह रहा है कि भारत संघ नहीं है, और आर है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को मिली हुई है, उसे प्राप्त है।
ये दो कथन आपके सामने है, कथन और कारण के रूप में। अब आप देख लीजिए, ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या सही है। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। एक सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ये पैटर्न सेम रहता है, इसमें बदलाव नहीं होता। उत्तर की बात कर लेते हैं, आप अपना उत्तर सोच लीजिए। अनुच्छेद 1(1) में उसका सेक्शन 1 है, भारत को जो राज्यों का संघ कहा गया है, तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ये लाइन आपको यही मिल गई, भारत एक संघ है राज्यों का। ठीक। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति देता है। दोनों बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आप जान गए कि डी क्यों था सही आंसर। ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पहली चीज़ यह है कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके ऐसा किया जा सकता है। जैसे यूपी में आप रहते हैं तो यूपी का ही एक हिस्सा निकाल करके एक नया राज्य बना दिया जाए। ठीक, पूर्वांचल बना दिया गया इस तरह से। या फिर ऐसा भी होता है कि दो या अधिक राज्यों को या राज्यों को भागों को मिला करके ऐसा किया जाए, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। संविधान ने संसद को यह शक्ति दी है कि वह राज्यों की सहमति या अनुमति के बिना उनका राज्य क्षेत्र परिवर्तित कर दे। तो ऐसा नहीं है कि अगर संसद चाहे कि यूपी को बांटना है या मध्य प्रदेश को, बिहार को अलग करना है या दो राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाना है, तो उन राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो संघवाद है ना, वो संघ की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। एकदम परफेक्ट संघवाद नहीं है, उस तरह का अमेरिका के जैसे नहीं है। हमने इस पर भी डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। सोच लिया आपने? चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसकी व्याख्या के माध्यम से। इसका उत्तर जो है वो ए है। अनुच्छेद 14 जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है, न कि सिर्फ नागरिक की। ठीक है ना? प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार का प्रतिपादन करता है कि उसे राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। एक बात तो ये हो गई। नॉर्मली आप जानते हैं, इसके पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, अनुच्छेद 14 किससे जुड़ा हुआ है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो उससे वंचित नहीं किया जाएगा। कहाँ गए हम? नहीं किया जाएगा। यहाँ विधि के समक्ष समता से क्या मतलब है? ये यूपीएससी का एक टॉपिक हो सकता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। विधि के समक्ष समता से आशय है राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा। हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, सभी के लिए बराबर कानून। ठीक, और उसे समान रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर अलग कानून लागू होगा, कोई व्यक्ति अमीर है तो अलग तरीके से, लैंगिक आधार पर अलग तरीके से, ऐसा नहीं होगा। सबके लिए कानून बराबर है, ये बात। और कानून का समान संरक्षण का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के लिए समता का व्यवहार किया जाएगा। एक जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? इस अनुच्छेद की विधि में बदलाव नहीं किया जा सकता। ये जो 14 में ये बातें की गई हैं, इसको बदल नहीं सकते आप। इसको आप कहिए ये मूल ढांचे का भी हिस्सा है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के लिए सक्षम किया है? कहने का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो संविधान में ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आइडिया मिला? कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने अधिकार दिया, उसे समझना है। और पहले इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसको मिला मिला के पढ़ेंगे तो ये मतलब निकलेगा, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। पहले एक कथन दे दिया गया ए। संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है, उसकी वजह से समाजवाद जो होता है उसका कंसेप्ट यही है कि सब बराबर हैं, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, तो आय भी बराबर होनी चाहिए। ठीक, अब भी कह रहा है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। ए को मतलब ये समाजवाद जो है ना, ये पूरा कथन जो कहा गया है, इसको अनुच्छेद 14 के साथ मिला के पढ़ेंगे तो हमें आइडिया मिलेगा। सी कह रहा है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो भी ये इसने सक्षम किया। डी कह रहा है ऐसा है,
इन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय सक्षम हुआ है, ये बात कही है, और यही जो है आपको समझना है। थोड़ा सा टेक्निकल है, अब इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन समझने के लिए क्या पता फिर पूछ लिया जाए। इसका जो सही उत्तर है वो डी है। मैं आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहता, फिलहाल यहाँ समझिए। 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द हमारे गणतंत्र की विशेषता दर्शाने के लिए प्रस्तावना में शामिल किया गया। आप जानते हैं इस पर खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ने भी पूछा है, पीसीएस में भी। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक नागरिकों को समानता का अधिकार देने की बात की गई है। इन सारी बातों को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार नियमन करने हेतु सक्षम किया। तो ये कुल मिलाकर ये कि समानता के अधिकार में जितने अनुच्छेद हैं उन सब में घुमा फिरा कर ये बातें कही गई हैं कि सब एक बराबर ही हैं। ठीक है, वहीं से ये अधिकार मिला, वहीं से आइडिया आया। अब यहाँ देखिए, आपको मिलान करना है अनुसूचियों से। मैं इस बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ कि छोटी सी बात है, 12 अनुसूचियाँ हैं, एक ही बार रट लेना है और बार बार रिवाइज करना है। वहाँ से खूब क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ देखिए, ये संस्कृत वाले स्टाइल में लिखा है, लेकिन चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, नवम, इसका मतलब होता है चौथा, ये छठवां, आठवां और नौवां, इनके सामने ये है। अब बताइए कि किस अनुसूची में कौन सी बात कही गई है। मिलान करने के लिए है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कूट बनाया गया है। इस कूट को भी मैंने समझाया था, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे तथ्य। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 हो गई हैं। तो कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि कितनी थी, तो आपको आइडिया होना चाहिए भाई, पहले 8 अनुसूचियाँ थी। चौथे में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है, ये आपको पता है। छठवें में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में उपबंध है। और आठवें में अष्टम अनुसूची जो 8 है, भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। आप चाहें तो इनको भी याद कर लें, लेकिन सारा मत याद करिएगा। जो लेटेस्ट ऐड की गई हैं, अभी हाल ही में यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें आप देखेंगे, पता चलेगा कि जो संशोधन से जोड़ी गई हैं बाद में, उन पर आपका ध्यान होना चाहिए। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में है या कौन नहीं है। उसमें भोजपुरी शामिल कर लिया जाता है, गुजराती, और इस तरह से 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो इसलिए भी आपको आइडिया होना चाहिए कि भाषाएं, ये 22 भाषाएं कौन सी हैं। 9वें में क्या है, यह यूपीएससी ने पूछा था कि किस संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है, और इसमें जोड़े गए भूमि सुधार अधिनियम को न्यायालय की अधिकारिता से हटाया गया है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें ये बात कही गई है कि 9वीं अनुसूची में जो नियम हम डाल देंगे ना, बेसिकली ये भूमि सुधार से संबंधित आया था। अब तो इसको नॉर्मली सरकारें किसी भी कानून को इसमें डालने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इसमें ये प्रावधान है कि जो कानून इस अनुसूची में डाल दिया गया उसे न्यायालय नहीं देख सकता, उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। सामान्य तौर पर ये बात अभी भी लागू होती है, लेकिन इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। और आपको ये ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि मैं बार बार यूपीएससी का नाम क्यों लेता हूँ। जब मैं यूपीएससी का पढ़ाता हूँ ना, तो मैं पीसीएस का भी नाम लेता हूँ, इसलिए ताकि आप समझ पाएँ कि कहाँ पर समानता है। ठीक है, मुझे पता है कि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे। शायद बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं, वो दोनों परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो पता होना चाहिए। मैं क्या कह रहा था कि न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखने के लिए ये चीज़ें की गई हैं कि उस पर आप दाग झांक नहीं करेंगे, समीक्षा नहीं करेंगे। केशवानंद भारती का मामला आया और उसमें बताया गया है कि इस मामले से पहले जितने आपने ऐड कर दिया ठीक है, हम उसे नहीं देखेंगे, लेकिन इसके बाद आप कोई कानून इस 9वीं अनुसूची में डाल रहे हैं, मतलब सरकार की बात हो रही है, तो अगर वो संविधान के मूल स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं कर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, डालो भाई, हम क्या देखने जाएं फालतू का। लेकिन अगर वो मूल संरचना को प्रभावित करे तब तो दिक्कत है। उसकी व्याख्या भी हम करेंगे, फिर से समीक्षा भी करेंगे, और ज़रूरत हुई तो रद्द भी करेंगे। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित करता है? संविधान, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित करता है? यहाँ पे संविधान, ठीक है, अभी देखते हैं संविधान को, या कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अरे हाँ हाँ विकल्प देख के समझ में आ गया, अभी आंसर दिखाते हैं। अनुच्छेद 32, 227, 226 और 245। ये आप देखिए, मेरे ख्याल से आपके लिए कठिन हो सकता है, यहाँ पे कूट बनाया गया है, देख लीजिए। अब समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है। इसमें मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू करने की शक्ति देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हटा नहीं सकते। अभी हम मूल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ना, बेसिक स्ट्रक्चर की। ये उसी तरह की बातें हैं कि इन चीज़ों को निकाला नहीं जा सकता, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। इसमें 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, न्यायालय की शक्ति जो है दो बार मैंने शक्ति शक्ति कह दिया, एक बार और कहते हैं शक्ति शक्ति शक्तिमान हो जाएगा। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की न्यायालय की शक्ति है। और उपरोक्त तीनों अनुच्छेदों को केशवानंद भारतीवाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया। यही बात मैं समझाना चाह रहा था आपको कि केशवानंद भारती मामले में और उसके बाद भी कई मामले आए हैं जिसमें अलग अलग, चाहे अनुच्छेद कहिए या मुद्दे कहिए, टॉपिक्स कहिए, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो बातें हैं ना, इनको हटाया नहीं जा सकता, इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। अब सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि अनुच्छेद 32 को हटा दिया जाए, अरे ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये अनुल्लंघनीय ढांचा है, स्ट्रक्चर है, ठीक। इसके बाद कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या करे तो। समझ में आ गई बात ना। कानून बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वर्तमान द्विस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। कौन? उस कानून में द्विस्तरीय के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था बनाई जाए। विधि के समक्ष समता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में कहीं और रख दिया जाए। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने 2 प्रश्नों में डिस्कशन किया है उसी से संबंधित है। कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था ला दी जाए, या सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने के लिए एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित किया जाए। अगर इस तरह की व्यवस्था किसी कानून के माध्यम से की जाती है, इनमें से कोई भी, तो किसे रद्द किया जाएगा? कौन सा ऐसा है जो होना ही नहीं चाहिए, वो गड़बड़ है, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? ध्यान से समझिए, इसका उत्तर यहाँ है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता रहा था अनुच्छेद 14 के बारे में कि इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। भाग 3 वर्णित मौलिक अधिकार है, 3 में यहाँ होना चाहिए, इसमें वर्णित मौलिक अधिकार है। इसे भाग 3 से हटा देने से यह मौलिक अधिकार नहीं रह जाएगा। भाग 3 मौलिक अधिकारों को ही डेडिकेटेड है, उसमें से निकाल के कहीं और रख देंगे और बातें सारी वही रहेंगी, लेकिन उसका असर कम हो जाएगा, वो मौलिक अधिकार रहा ही नहीं, तो काहे की समानता, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो वो नहीं रह जाएगा, यह एक वैधानिक अधिकार मात्र रह जाएगा। जैसा कि आप संपत्ति के अधिकार के बारे में जानते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए इसे सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकता है। और अनुच्छेद 13 में भी हमने पढ़ा है कि जिस मात्रा तक कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, उस मात्रा तक, उस हद तक उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत को देखते हैं और समझते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? वैदिक साहित्य जो शुरुआती है, ऋग्वेद वगैरह, उसमें सबसे ज़्यादा किसकी बात की गई है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है और फैक्ट आपके पास है यहाँ पर। सिंधु नदी का तो वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। सिंधु वैदिक साहित्य में वर्णित सप्त सैंधव की 7 नदियों में सबसे प्रमुख नदी थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भी बड़ा महत्व है, सरस्वती सबसे पवित्र नदी है।
तो ये सिंधु नदी का वर्णन ज़्यादा किया गया और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आगे भी आपको दिखेगा, तो वहाँ मैं याद दिलाऊंगा। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? इनमें से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, तबला, सरोद, वीणा। सोच लिया? यहाँ देखिए, पौराणिक ग्रंथों में सरस्वती और नारद का प्रिय वाद्य यंत्र वीणा था। ठीक है, वीणा के आधार पे ही एक वाद्य यंत्र बनाया गया जो ऑप्शन में था, आप चाहें तो गेस कर सकते हैं, मतलब कुछ और वाद्य यंत्रों से सीख करके। वत्स का उद्यान भी सिद्धहस्त वीणावादक के रूप में वर्णित है। गुप्तकालीन सिक्कों में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगर आपने यूपीएससी का क्वेश्चन देखा हो तो ये लाइन आपको सीधे सीधे दिखेगी। मैं ऐसे ही सबूत नहीं दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, ध्यान देने वाली, बस आपकी निगाहें उन चीज़ों को पकड़ने वाली होनी चाहिए कि ये इम्पॉर्टेंट बात है। वीणा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस शासक को दिखाया गया। ठीक है ना? इस आधार पर वीणा को ही प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है। ठीक है, सिर्फ इस आधार पर नहीं, बाकी ऊपर जो लाइनें पढ़ी हमने उसके आधार पर भी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? बंदरगाह कौन सा था? खूब पूछा गया है, आप जानते हैं। ये 4 ऑप्शन है, तुरंत आप बता दें कि कौन सा है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोथल एक पत्तन नगर था, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में सरगवल नामक गांव के समीप था। और बाकी यहाँ पे इनके हाँ, ये एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है, यह देखिए, ये इम्पोर्टेंट बात है कि यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ये पूछा जाता है। यहाँ एक जहाज़ की गोदी के आकार का निर्माण मिला है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। आप ये गोदीवाड़ा और बंदरगाह, इन सब चीज़ों से ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, सबका संबंध वही है। नाव जहाँ पे रुकती हैं वहाँ से फिर आती जाती हैं, बंदरगाह जो होता है उसी से संबंधित ये सब है। अच्छा, नगर का मोहनजोदड़ो के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध था। लोथल से ही 3 युग्मित समाधि के उदाहरण मिले हैं, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। धान के अवशेष, फारस की मुहरें, घोड़ों की मृण मूर्तियों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक क्वेश्चन का सेक्शन ये भी होता है ना सिंधु घाटी सभ्यता में कि किस शहर से क्या मिला है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? नचिकेता यम का संवाद इनमें से किस में है? ये महत्वपूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में? देखते हैं आपका उत्तर सही है कि नहीं। यहाँ देखिए, नचिकेता और यम का प्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में वर्णित है, ये आप याद कर लीजिएगा। और वो तो सत्यमेव जयते वगैरह वाला आप जानते हैं, मैंने आपको दिखाया था कि पहले यूपी पीसीएस में पूछा गया था, बहुत पहले 1990, 91, 92 के आसपास, और फिर आगे चलकर 2014-15 में यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इस तरह के तथ्य आपको पता होने चाहिए। कठोपनिषद में वर्णित है। इस उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है। इस उपनिषद में नचिकेता यम से मृत्यु के रहस्यों के बारे में संवाद करता है। और कठोपनिषद का संबंध यजुर्वेद से है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा यजुर्वेद के निम्न उपनिषद हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैदिक नदी कुंभा या कुभा का स्थान कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पर ये है, ये भी आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर, पंजाब। कुंभा नदी कहाँ से बह रही थी? देखिए, अफगानिस्तान में बहने वाली कुंभा, इसको काबुल नदी भी अभी कहते हैं, वर्तमान नाम काबुल नदी है। सुवास्तु, स्वात कहते हैं इसको, क्रुब, कुर्रम और गोमती, गोमल नदियों से आर्य जन परिचित थे, यानी कि आर्य लोग जो थे वो जानते थे इन नदियों को। सिंधु का तो अनेक स्थानों पर ओजस्वी भाषा में वर्णन किया गया था। देखिए, आपका उत्तर यहाँ मिल चुका है, हम एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भी वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। आर्य निवास की यह अति प्रशंसित नदी थी सरस्वती। आजकल हम जिसे पंजाब, भारत पाकिस्तान के नाम से, मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों में है पंजाब, ये हमने समझा था, तो पंजाब के नाम से जानते हैं, उसे ही ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश
कहा जाता था। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सप्त संधव प्रदेश किस स्थल को, किस जगह को हम कहते थे, जगह नहीं कहना चाहिए, पूरा प्रदेश वो कहाँ पे है, तो आप समझ जाइएगा कि ये पंजाब की बात हो रही है। ठीक है, आगे यहाँ 7 नदियाँ बहती थी, सिंधु, सरस्वती, शतुद्री जिसे सतलज कहते हैं, विपाशा व्यास कहते हैं, परुश्री जिसको रावी कहते हैं, वितस्ता जिसको झेलम कहते हैं। और इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं कि प्राचीन नदियों के वर्तमान नाम आपको पता होने चाहिए और मिलान करना आना चाहिए, तो आप सही उत्तर खोज लेंगे। अस्किनी नदी भी एक थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ये बार बार पूछा गया है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। ये कौन था जो चाहता था कि जो संघ बनाया है बुद्ध ने उसमें मैं प्रमुख बन जाऊं? देवदत्त था। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। जनश्रुतियों और बाकी साक्ष्यों के अनुसार जो देवदत्त है वो महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था, ठीक है, उसको विरासत चाहिए थी जल्दी। वह पहले से ही बुद्ध से ईर्ष्या रखता था। उपाली और आनंद तो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ये कथन में था। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, ये पूछा जाता है। आनंद के आग्रह पर ही बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। एक एक लाइन ऐसी है जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे लास्ट वाली लाइन है, ये पूछा गया है किसके आग्रह पर उन्होंने प्रवेश दिया था, किस व्यक्ति को, किस महिला को सबसे पहले उन्होंने अपने धर्म में दीक्षित किया था, उनका नाम क्या था, सबसे अंत में कौन सा जो शिष्य था जिसे उन्होंने उपदेश दिया था। इस तरह के तथ्य हमने देखे हैं और सारी नोट आपको दी गई है, मेरे ख्याल से आपके पास है भी, तो बार बार रिवाइज करिए। अभी मैं एग्ज़ाम हो जाए ना, अभी तुरंत सबूत दिखाता हूँ, तो मिस मत करिएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो कौन है? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्री या पाली? देख लीजिए, इसका उत्तर है बी। मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी में ही लिखे गए हैं। और ब्राह्मी को सबसे पहले किसने समझाया था, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूपीएससी ने 2 बार पूछा है, पीसीएस में भी कई बार आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसी ब्राह्मी लिपि को हम आधुनिक देवनागरी लिपि का नाम देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। ब्राह्मी के मतलब देवनागरी का प्राचीनतम रूप मानते हैं। ब्राह्मी के अलावा भी अशोक ने खरोष्टी, अमराइक लिपियों में अभिलेख खुदवाए थे। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अशोक ने किन किन लिपियों में अपने अभिलेख लिखवाए थे, लेकिन ये संख्या में कम है और देश के पश्चिम उत्तर भाग में पाए जाते हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। समझ में आ रहा है? अपना हाथ देखिए, आपका बायां कौन सा है, दायां कौन सा है, और बाएं से दायां, यानी कि जैसे नॉर्मली आज हम लिख रहे हैं, यहाँ लिखा, फिर इधर लिखे, फिर इधर लिखे, फिर इधर लिखे, ऐसे हम चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट, तो वो उसी तरीके से लिखी जाती है। बहुत सारी लिपियाँ ऐसी होती हैं जो यहाँ से इधर लिखी जाती हैं। अब आपसे सवाल ये किया है कि एक बहुत प्रचलित भाषा है, मेरे ख्याल से आप अपनी शायरियों में यूज़ करते होंगे, बताइए वो किधर से किधर लिखी जाती है? मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। उर्दू को आप बाएं से दाएं लिखते हैं कि ये दाएं से बाएं लिखते हैं? हो सकता है आपको उर्दू ना आती हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। यूपी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है दूसरी, तो थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। आगे तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। खरोष्टी लिपि दाईं ओर लिखी जाती है, ये एक एक्स्ट्रा तथ्य हो गया। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? अंग में, तुग में, कलिंग में, मगध में, किन क्षेत्रों में एक नहर खोदी गई थी, ये आपको बताना है। और अभी मैंने आपको बताया शुरू में ही पहले प्रश्न के डिस्कशन में कि इस कथन को पढ़ के आप उत्तर खोज सकते हैं अगर आपने समझा है टॉपिक को। तो अब देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा इसका उत्तर। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल के राज्य का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, उसके अनुसार अभिलेख लिखने के 300 वर्ष पूर्व, लगभग 344 ईसा पूर्व, मगध नरेश नंद के महापदम नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति उखड़वा लिया था। फिलहाल ये समझिए कि नंद राजा के बारे में आप पढ़ते हैं, अशोक के समय पढ़ते समय, मौर्य काल को पढ़ते समय, कलिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो उन चीज़ों को आप रिलेट करके समझ सकते थे कि उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे हैं। तो वो मूर्ति उखड़वा लिया था और उसके साथ ही वहाँ एक नहर खोदने का आदेश दिया था। अभिलेख की 6वीं पंक्ति में कहा गया है कि खारवेल ने तंसुली में से नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया था। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये खारवेल
जो है, 1 मिनट रुकिए, जो कहाँ गया। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसमें किसके बारे में पता चलता है ये पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। जो नोट दी गई है उसमें सारी चीज़ें हैं, आपको दी गई हैं कि किस अभिलेख में कौन सी बात कही गई है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख किया गया है। अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, इनमें से किस में बात कही गई है, कूट बनाया गया, यानी कि एक से ज़्यादा में तीसरी संगीति की बात की गई है। और इसका उत्तर है बी, महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई और मोगली पुत्र तिस की सहायता से संघ में अनुशासन और एकता लाने का प्रयास किया। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस शासक के समय में ये संगीति हुई थी। एक्चुअली बैठक हुई थी, समागम हुआ था, कहने का मतलब यही है। तो कौन राजा था और उसमें अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यह एक दूसरी बात है कि एकता थेरवाद बौद्ध संप्रदाय तक ही सीमित रही। अच्छा, एकता, मैं पूरी लाइन नहीं पढ़ा इसलिए गड़बड़ हो गया। देखिए, तो इनकी सहायता से संघ में अनुशासन और एकता लाने का प्रयास किया। ये अलग बात है कि ये जो है थेरवाद बौद्ध संप्रदाय तक ही सीमित रही, बाकी तो आप जानते हैं चौथी में अलग अलग हो गए थे। अशोक के समय थेरवाद संप्रदाय भी अनेक उपसंप्रदायों में बट गया था। इसी बौद्ध संगीति में मोगली पुत्र तिस ने कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया था। ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, जो अभिधम्म पिटक का ही अंग है। यह भी पूछा जाता है कि अभिधम्म पिटक कब प्रस्तुत किया गया था, कब लिखा गया था। तीसरी जो संगीति हुई थी, तीसरी बैठक हुई थी, उसी में पूछा जाता है। इसी संगीति में जो पाटलिपुत्र में हुई थी, अभिधम्म पिटक नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया था, ठीक है। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और एक और पिटक है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, विनय पिटक। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एलोरा गुफाओं का वर्णन कराया था, वर्णन नहीं, निर्माण। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने, पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या पालों ने। ये शासकों की बात हो रही है। यहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और यहाँ जो बातें लिखी गई हैं वो यूपीएससी के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राष्ट्रकूट वंश मान्यखेत के थे ये, के प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। एलोरा जो है महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। यहाँ पहाड़ी को काटकर अनेक गुफाएं बनाई गई हैं जो बौद्ध और जैन संप्रदायों से संबंध है। ये अगला तथ्य हो गया। एलोरा में 17 गुरु मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अधिकतर राष्ट्रकूट शासकों के समय बनाए गए थे। कैलाश मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कैलाश मंदिर एलोरा में है कि अजंता में है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ के अन्य मंदिरों से रावण छाया करके था, कुछ खाई नहीं। देववाड़ा, दशावतार, नीलकंठ आदि उल्लेखनीय है। एलोरा में 5 जैन मंदिर हैं, इनमें इंद्र सभा प्रमुख मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के तथ्य इसकी व्याख्या से मिले आपको। अब देखते हैं कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल, विजयसेन। ये शायद आपको नहीं पता हो तो यहाँ से देख लीजिए। धर्मपाल जो है ये गोपाल का पुत्र था। वह एक उत्साही बौद्ध था, बौद्ध धर्म को अपनाया था उसने। उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। धर्मपाल की राज्यसभा में बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। 11वीं शती के गुजराती कवि सोड्ढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। तो ऐसे कभी पूछ लिया जाता है कि किस शासक को कौन सी उपाधि दी गई थी। कभी कभी ये पूछा जाता है किसने दी थी, कभी पूछा जाता है बस आप ये बता दीजिए कि वो शासक कौन है जिसे उत्तरापथ स्वामी कहा जाता था,
ठीक है, मेरे ख्याल से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच में मैंने ब्रेक लिया था 1 मिनट का। इसका उत्तर देखते हैं। बंगाल के सेन वंश के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक लक्ष्मण सेन ने नए संवत लक्ष्मण संवत 1190 ईस्वी का प्रचलन किया था। मतलब इस समय उसका शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसने अपने पिता बल्लाल सेन के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर को पूरा किया। जयदेव गीत गोविंद लिखा था इन्होंने, और थोई पवन दूत लिखा था इन्होंने, और हलायुध नामक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान उनकी राज्यसभा में रहते थे, उसको सुशोभित करते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश भी थे। तो कभी कभी थोड़ा सा डिटेल में भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बताना है आपको। वृद्धेश्वर मंदिर में, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, या फिर मीनाक्षी मंदिर। कहाँ पे है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ए। चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित चिन्नापल्ली जिले में तंजौर में स्थित शैव मंदिर, जिसे एक सेकेंड जिसे राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, यह द्रविड़ शैली का सर्वोच्च नमूना है। आप जानते हैं द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेशर शैली, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब उत्तर तो मिल ही गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आधार के ऊपर 13 मंजिलों वाला पिरामिड आकार का ये शिखर है। इस पे मंदिर के गर्भगृह के सम्मुख में विशाल नंदी की एकमात्र मूर्ति बनी हुई है, जो भारत में बनी नंदी की मूर्तियों में सबसे विशाल है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहाँ पर है? कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में। इसका उत्तर है कायस्थों के आराध्य देवता हैं चित्रगुप्त। इनका एकमात्र मंदिर उज्जैन में स्थित है। ये पूछा जा सकता है आगे भी। इस मंदिर को चित्रगुप्त स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मालवा क्षेत्र में स्थित अवंती की राजधानी उज्जैनी की पहचान उज्जैन से की जाती है। संस्कृत साहित्य में इस नगर के कुछ अन्य नाम थे, विशाला, भोगवती, हिरण्यवती, पद्मावती आदि। बाकी अवंती, आप अगर थोड़ा बहुत गेस करना चाहें तो समझ सकते हैं कि इसका यूज़ कहाँ किया गया था इस नाम का। बुद्ध के समय यहाँ का शासक प्रदोत्त था। ये कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि बुद्ध के समय या किसी फेमस पर्सनालिटी के समय उस राज्य का शासक कौन था। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये कई बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। तो आप बताइए, कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर है केरल। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन इसकी व्याख्या में जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन ध्यान दीजिएगा। शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत के अलबर नदी मलाबार तट के उत्तरी किनारे पर स्थित कलादी नामक ग्राम के चंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इतना नहीं डरना, नहीं इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। केरल याद रख लीजिएगा। अच्छा, नम्बूदरी, हम शायद मैंने इसको गलत पढ़ा, नम्बूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असली बात यहाँ पे, अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य ने अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए देश की चारों दिशाओं में क्या इन्होंने स्थापित किया? मठों की स्थापना की थी। पूछा जाता है, उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका, इन प्रसिद्ध मठों की स्थापना की थी। शंकराचार्य के सुधारों के समय से ही कोल्लम संवत का प्रारंभ माना जाता है। इनके द्वारा हिंदू धर्म के प्रबल प्रचार प्रसार से बौद्ध धर्म को गहरा धक्का लगा था। उतार चढ़ाव काफ़ी आए हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमारे इतिहास में, कि एक समय ऐसा था कि बौद्ध धर्म काफ़ी इतना ज़्यादा फेमस था कि हिंदू धर्म कमज़ोर पड़ने लगा था, बहुत सारी कमियां थीं। तो उसकी वजह से लोग बौद्ध धर्म पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। बाद में इन्होंने हिंदू धर्म को और अलग तरीके से इसका महत्व बताया,
यात्राएं की और भी संत आए फिर आगे। तो ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। अभी का आप देखेंगे तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग कमियां हैं, फिर उसमें अलग अलग सुधार होते हैं। लोगों का झुकाव समय के साथ बदलता रहता है। कभी हिंदू धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें। हालांकि अब तो भारत में बौद्ध धर्म के मानने वाले कम हो गए हैं काफ़ी पहले की तुलना में। फिलहाल रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी, अवधूत। बताइए क्या कहा जाता है? इसका सीधा सा उत्तर है रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक थे और प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। एक सेकेंड, वैष्णव आचार्य थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में रामानुज की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामानुज वल्लभाचार्य और चैतन्य ने धर्म के भक्ति पक्ष को अधिक महत्व दिया। रामानुज के ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में कुछ उपनिषद ग्रंथों के आधार पर विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, बाकी वैष्णव आप तो समझ ही गए हैं, तो गेस कर ही लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए किसने कौन सा प्रतिपादन किया था ये पूछा जाता है। शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुज विशिष्टाद्वैत, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत और माधवाचार्य द्वैतवाद। ये मिलान करने के लिए या सीधा सीधा एक क्वेश्चन एक तथ्य ऐसे करके पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब मेडिवल हिस्ट्री की बारी है, ध्यान से समझते हैं। निम्नलिखित में से किसे खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? किसने की थी? चामुंडराय, जय सिंह सिद्धराज, महिपाल देव या कुमारपाल? ठीक है, ये सी नीचे आ गया, कोई बात नहीं। इसका उत्तर है बी। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के प्रतापी शासक जयसिंह सिद्धराज ने खंभात की तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता की थी। सिद्धराज कर्ण का पुत्र था और 1094 से 1143 तक शासन किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद उसके दरबार में रहते थे, तो ये महत्वपूर्ण है। आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाया जहाँ पर उसने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियाँ स्थापित कराईं। उसी सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर भी बनवाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अनवारे सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? ये बताना है। इनमें से किसका अनुवाद किया गया और नाम रखा गया अनवारे सुहेली? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, सूरसागर? इसका सही उत्तर है ए। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग के अंतर्गत संस्कृत, तुर्की और अरबी आदि भाषाओं के अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया जाता था और हुआ भी है। फैजी ने लीलावती का अनुवाद तथा बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद रज्म नामक तैयार किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। अच्छा, अबुल फजल ने भी अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। उसने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी अनुवाद करके उसका नाम रखा अनवारे सुहेली। तो एक तो ये हो गया कि पंचतंत्र को हम ये नाम दे देते हैं, लेकिन किसने किया ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बदायूनी और कुछ अन्य लेखकों ने मिलकर रामायण का भी अनुवाद किया था। अयार ए दानिश नाम से मौलाना हुसैन फैज़ ने भी पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था अलग नाम से, अयार ए दानिश। ठीक है, इसके बाद आगे, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? 4 नाम है, इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां, सैयद बांदा। ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ध्यान रख लीजिए और यहाँ कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी काम की। 1659 में बीजापुर राज्य ने अपने एक प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा था। वाई नामक स्थान से अफजल खां ने अपने दूत कृष्णाजी भास्कर से शिवाजी को मिलने के लिए संदेश दिया। शिवाजी अफजल खां से मिले और उसकी योजनाओं को ध्वस्त करते हुए उसे मार डाला था। फिल्मों में दिखाया गया है। बीजापुर का शासक उस समय आदिल शाह था। ये महत्वपूर्ण बात है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? ये बताना है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष थे, उनमें से तुगलक वंश का पहला सुल्तान गाजी मलिक,
मलिक काफूर, ज़फ़र खां, उबेग खां, वैसे पूछा जाता है ये अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे जो नाम यूज़ किया गया है वो एक तरह से कहिए उपनाम यूज़ किया गया है आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए। असली नाम था गियासुद्दीन हाँ जी वही, हाँ ठीक, मैं ठीक जा रहा हूँ। गियासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी तुगलक अथवा गाजी मलिक था। जलालुद्दीन के समय में वह सैनिक था। अपनी योग्यता से वह प्रगति करता गया और 1315 में अलाउद्दीन ने उसे दीपालपुर का सूबेदार और सीमा रक्षक नियुक्त किया था। उसी पद पर रहते हुए गाजी मलिक ने खुसरव शाह को समाप्त करके दिल्ली में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बन गया। तो कभी कभी पूछा जाता है कि गाजी मलिक किसका नाम था। गियासुद्दीन तुगलक का ही नाम था। पहला तुगलक वंश का पहला शासक था, या यूँ कहिए कि तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था, पूछा गया है कई बार। आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वज़ीर अली, ये 4 विकल्प हैं और यहाँ पे है आपका उत्तर। फौजी लोग बंगाल के फरीदपुर के वासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह संप्रदाय भी जमींदारों द्वारा अपने गुजारों पर अत्याचारों के विरोध में था। फरेजी उपद्रव 1838 से 1857 तक चलते रहे। ये पूछा जाता है, थोड़ा सा डेट ध्यान रखिएगा, कौन सा विद्रोह कब तक हुआ, ये पूछा गया है। ये चलते रहे। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत अच्छे से पूछती है कि किस आंदोलन को किस में मिला दिया गया, नाम बदल के कुछ और कर दिया गया। जैसे होम रूल आंदोलन पे अगर आपको याद हो तो पूछा था यूपीएससी ने। ठीक है। फिलहाल मेरे ख्याल से ऊपर जो फौजी लिखा था ना, फरेजी होना चाहिए था। मैंने पढ़ा तभी मुझे फील हुआ कि वो गड़बड़ पढ़ दिया मैंने, एक्चुअली गड़बड़ लिखा था, तो उसको हम करेक्ट कर देंगे। पागलपंथी विद्रोह के बारे में आपको बताना है कि ये किनका विद्रोह था, भीलों का, गोरों का, गोंडों का या फिर कोलियों का। ठीक है। ये जनजातियाँ थीं भील और गारो, गारो, गोंड, कोली। देखिए, पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। तो पूछा जाता है यहाँ से, करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने, ये वो वाला टीपू सुल्तान नहीं है, ये अलग है। ठीक है ना। उसने जमींदारों के गुजारों पर किए गए अत्याचारों, मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसको आप इग्नोर भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस अत्याचारों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने गारो की पहाड़ियों तक उपद्रव किए और यह क्षेत्र 1840 से 50 तक उपद्रवग्रस्त बना रहा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह पहले ही पूछा गया है। बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। एक मैं बात बताऊं आपको, कोई भी विद्रोह पढ़ते समय आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। पहली चीज़, विद्रोह कब हुआ। दूसरी चीज़, क्यों हुआ। तीसरी चीज़, नेता कौन थे। बस। कभी कभी एक्स्ट्रा चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि वो स्थान कौन सा था। टू द पॉइंट, 4 लाइनों में आप किसी भी विद्रोह के मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसी पर आप ध्यान दिया करिए। बाकी कहानियाँ जो है वो तो वैसे भी आपको पता चल जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1844 के बाद कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण लोगों में, आपका उत्तर तो मिल ही गया, लोगों में बहुत असंतोष उत्पन्न हो गया। गडकरी वंशानुगत सैनिक की जाति के थे। ये मराठों के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम करते थे। उनकी छटनी कर दी गई। बेकारी का प्रश्न सम्मुख देखकर गडकरियों ने विद्रोह कर दिया। समनगढ़ और मूरतगढ़ के दुर्ग जीत लिए। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है गडकरी कौन थे। मेरे ख्याल से पूछा गया है कि वो सैनिक थे पहले। ठीक है, उन्हें निकाल दिया गया, फिर बाद में विद्रोह किए। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे आधारित है, ज़रा मुझे बताइए तो। नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर या बहुदेववाद पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी?
अलग क्वेश्चन है। कब किया गया था, अलग क्वेश्चन है। सिद्धांत इसका क्या है, ये अलग क्वेश्चन है। यूपीएससी ने इसके सिद्धांतों को लेकर प्रश्न पूछे हैं कि इसमें कौन सी बात को प्राथमिकता दी गई, कौन सी महत्वपूर्ण बात है, तो ध्यान रखिए। फिलहाल मैं आपको व्याख्या के माध्यम से कुछ बातें दिखा देता हूँ। 1828 में, ये याद कर लीजिए, राजा राम मोहन राय ने, ये याद कर लीजिए, ब्रह्म समाज की नींव डाली थी। ठीक है। ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य शाश्वत अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो एक है ईश्वर, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। इसमें मूर्ति पूजा और बलि प्रथा की निंदा की गई है। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य भी सभी धर्मों में आपसी एकता के संबंध को बढ़ाना था। इस संस्था में नया जीवन फूंकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर को जाता है। और इनका मनमुटाव किसके साथ हो गया था, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया, तो भी देखा था। जब मैं मेंस की बात करूँगा इस टॉपिक पे, धर्म सुधार की बातें जो होती हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन, तब आपको बहुत मजा आएगा, हम पूरी कहानी समझेंगे। फिलहाल इसको समझिए कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। कम्युनल अवार्ड पूछा जाता है, यूपीएससी ने भी पूछा है। मैकडोनाल्ड और स्टैनले बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। इसमें से मेरे ख्याल से दो नाम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि हाँ सुना तो है, और इन्हीं में से काम की चीज़ आपको मिल जाएगी। जो ऑप्शन ए है वही है। अंग्रेज़ों की जो नीति थी आप जानते हैं, बांटो और राज्य करो, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दो, अलग अलग संस्थाओं को आपस में लड़ा दो, तो ये करते थे। नीति का असली रूप तब सामने आया जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, पूछा जा सकता है कि ये कौन थे, प्रधानमंत्री थे कि वायसराय थे, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय, जिसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, ये प्रस्तुत किया। बताया कि देखिए हमारी ये प्लानिंग है। इसके तहत कानूनी रूप से दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसमें कहा गया था कि जैसे मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, हिंदू नहीं हैं, वैसे ही दलित वर्ग भी जो है हिंदुओं का हिस्सा नहीं है, वो अल्पसंख्यक हैं। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई अलग से, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाएगा। इस पर हमने बहुत अच्छे से इसी सीरीज़ में बात की है, आगे भी बताऊंगा। फिलहाल इसका सीधा सा मतलब मैं समझा देता हूँ कि पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब ये होता है कि किसी जगह पे किसी खास कम्युनिटी के जिसके लिए आरक्षित की गई है जगह, वहीं के लोग चुनाव लड़ेंगे और वही लोग वोट भी देंगे, बाकी लोग वोट नहीं देंगे, ऐसी व्यवस्था। मुसलमान, सिख और ईसाई पहले से अल्पसंख्यक माने जा रहे थे। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में बंद थे। उन्होंने इसको विरोध में आमरण अनशन कर दिया। जेल में क्यों थे आपको पता है ना, आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो वही सारी चीज़ें थी। तो आंदोलन कर दिया कि ये क्या नौटंकी है भाई, हम बहुत नाराज़ हैं इससे। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। ये क्यों हुआ, क्योंकि अंबेडकर साहब कह रहे थे कि सही बात है, हजारों सालों से दलितों के साथ अत्याचार हुआ है और आगे भी अगर ये साथ में रहेंगे तो अत्याचार होते रहेंगे। और हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, चिंता की बात है कि ऐसी घटनाएं अभी भी हमारे देश में, ख़ासतौर से अभी जो कुछ घटनाएं आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, चाहे दलित हों या आदिवासी हों, उनके साथ हो रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है। तो वही कह रहे थे कि आगे भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं। बहुत बढ़िया फैसला है कि अलग कर दो, अल्पसंख्यक रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपना जो करना है वो अपने राजनीति में हिस्सा लेंगे। लेकिन गांधी जी को अच्छा नहीं लगा कि ये ठीक नहीं है। दोनों का पर्सपेक्टिव अपनी अपनी जगह सही था। अब यहाँ आज हम बैठ के जज करेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो गई हैं, आज जो है उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो फिलहाल ये किया है कि समझौता करते हैं, इन्होंने प्रयास किए, इनके नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और जो समझौता हुआ उसे कहा गया पूना पैक्ट, 1932 में ही हुआ, 26 तारीख को सितंबर में। इसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया कि ये अलग से नहीं होगा भाई। लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए जो सीटें थी ना, सुरक्षित सीटें थी, आरक्षित थी, उनकी संख्या जो है वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। तो ये एक तथ्य है जो आपको पता होना चाहिए, बाकी तो आप जानती ही हैं। इसके बाद से ब्रिटेन ने भारत को 1947 में आज़ाद किया। अच्छा कथन है। ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में
दुर्बल हो गया था, कमज़ोर हो गया था। ये दो कथन है, एक कथन एक कारण के रूप में। अब आपके सामने ये विकल्प हैं, दोनों सही हैं, व्याख्या ठीक है, दोनों सही हैं, व्याख्या गलत है, एक सही है एक गलत है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। उत्तर पे आते हैं सीधे। कथन और कारण दोनों सही बातें हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन कमज़ोर हो गया था, लेकिन इसी को इसी एक को स्वतंत्रता का कारण मान लेने से बात नहीं बनती है। भारतीयों ने भाई युद्ध लड़े हैं, संघर्ष किया है, बहुत यातनाएं झेली हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर हो गए तो छोड़ रहे हैं। कितना भी वो कमज़ोर हो जाता, अगर भारतीय विरोध नहीं करते, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होता, और भी चीज़ें थी, तो वो छोड़ के थोड़ी जाते। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मिलान करिए। समाचार पत्र हैं, संपादक हैं, खूब फेवरेट प्रश्न है ये यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का। द हिंदू था, सुधारक वॉइस ऑफ इंडिया बंगाली, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर और बनर्जी। अब सही मिलान करके आप ये कूट जो है इसमें देखिए कि सही उत्तर क्या। मैंने आपको बताया था कि कैसे एक मिला लेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि वो कैसे मैच कर रहा है। कई बार एक ही आपने मिलाया और उत्तर मिल जाता है। फिलहाल उस पर समय नहीं लगाती हूँ, मैं सीधे आपको तथ्य बताता हूँ। द हिंदू का संपादन मद्रास में, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कहाँ पे हो रहा था, अंग्रेजी भाषा में किया जाता था। इसके संपादक सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। वॉइस ऑफ इंडिया से दादा भाई नौरोजी जुड़े हुए थे। बंगाली का संपादन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 1862 में बंगाली भाषा में। 1897 तक यह साप्ताहिक रहा और इसके बाद ये दैनिक हो गया। पहले सप्ताह में एक बार आता था, फिर हो जाने लगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मुझे पढ़ने की ज़रूरत है क्या? मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, आप इतने समझदार हो गए हैं। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। 1914 के मद्रास कांग्रेस में पधारी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता के 32वें अधिवेशन में, जो कि 28-29 दिसंबर 1917 को हुआ था, ये बस याद रखिएगा, की अध्यक्षता इन्होंने की थी एनी बेसेंट ने। तो ये पहली महिला हो गई। वह कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। जबकि भारतीय मूल की प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी वो थी सरोजनी नायडू। ये ध्यान रखना, प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला दोनों में अंतर है। तो ऐसे पूछा जाता है। उन्होंने कानपुर के 40वें अधिवेशन में 1925 में अध्यक्षता की थी और इसी में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दिनशा वाचा। यह यूपीएससी वाली नोट में पूरी लिस्ट आपको दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। यह कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था। बनारस अधिवेशन में ही गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या फिर चित्तरंजन दास? असहयोग आंदोलन के दौरान वकीलों जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आपने मूवी देखी होगी तो इनके बारे में बताया गया है कि वकील थे और पहले गांधी जी को पसंद नहीं करते थे, फिर इन्होंने वकालत छोड़ी। तो ये सारी चीज़ें, राजगोपालाचारी, प्रकाशम, आसिफ अली, ये वकालत छोड़ने से पहले बहुत प्रोत्साहित हुए। और संख्या की दृष्टि से इस बार भी बंगाल पहले नंबर पर रहा। इसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब क्रमशः थे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले सम्मिलित थे। कौन कौन थे चंपारण सत्याग्रह में जो उनके साथ गए थे? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई और नमीबेल पटेल। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? कोई बात नहीं, आंसर है भी नहीं। यहाँ देखिए, नील की खेती से संबंधित विवाद में गांधी जी 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। पूछा गया है आगे भी। इस मामले के अध्ययन के बाद गांधी जी ने भारत में चंपारण में पहली बार किसी अनुचित आदेश की अवज्ञा और शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध किया था। अतः अंग्रेज उनकी बात मानने के लिए मजबूर हुए।
इस अभियान में उनकी ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी और बिहार के अनेक बुद्धिजीवियों ने सहयोग किया। इतने सारे नाम हैं, इनमें से देखिए दोनों सी में थे, दो नाम। ठीक, इसके बाद आगे, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ वाला मामला, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर या चिटगांव सशस्त्र जो लूट हुई थी? बताइए। इसका जो उत्तर है वो सी है, सैंडर्स हत्याकांड, जिसको लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे इस मामले में, और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड का केस चला था। यही जतिन दास अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हुए भूख हड़ताल में 64वें दिन शहीद हो गए थे। अब हम बात करेंगे भूगोल के प्रश्नों की। थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो भूगोल का पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। ये कथन है। ये नदियाँ भ्रंश जनित हैं। अब नीचे दिए गए जो कूट हैं उनसे आप चुनिए कि दोनों बातें ठीक हैं कि नहीं। इसका जो उत्तर है वो सही है, ए, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र अधिक पुराना है। हिमालय के उत्थान के साथ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती हैं। इन्होंने अपने अपरदित पदार्थ से मूल दरारों को पाट दिया है। इसी कारण नदियों में जलोढ़ और डेल्टाई निक्षेप की कमी है। ठीक है, इसके बाद कौन सा जोड़ा गलत है? ये शहर और नदी हैं। कौन सा शहर किस नदी के किनारे है? कोटा चंबल के किनारे, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा, कटक महानदी। तो ये बताना है आपको। इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर महानदी पर नहीं है, अन्य विकल्प ठीक है। ओके, अब आप मैप में ज़रा सर्च करिए तो निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन है? ये थोड़ा सा मैप की समझ की डिमांड करता है कि कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर, लेकिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस की भरमार है। भूगोल में भरमार का मतलब ऐसे नहीं 50 पूछ लिए गए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, उन पे शहर या फिर देश, जब विश्व की बात करेंगे तो देशों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भारत में कर्क रेखा के निकट कौन सा शहर है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे अभी ध्यान आ रहा है 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल तो सबसे निकटतम कौन है, आप एक बार मैप से नकल करके देख सकते हैं। इसकी पूरी इजाज़त है ताकि एक बार दिमाग में बैठ जाए। ये इतना डिग्री उत्तरीय अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ये गलत है। 23.5 डिग्री होना चाहिए ना, तो 23 डिग्री ये गलत तरीके से लिखा गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। भारत में इस रेखा के निकटतम दूरी पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मैप में आप देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में है। धौलाधर और पीर पंजाल और रणज्योति और नागटिब्बा, लद्दाख और पीर पंजाल, मध्य हिमालय और शिवालिक। किनके बीच में कुल्लू घाटी है? कुल्लू मनाली, ये सब नाम आपने सुना होगा। महान और मध्य हिमालय के बीच कश्मीर की घाटी, फूलों की घाटी और घाटी, लाहौल स्पीति घाटी और काठमांडू की घाटी स्थित है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर में है। कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ये सूची है, नाम घुमा फिरा के लिखी गए हैं, तो एक बार पढ़ लीजिए और मैं आपको सीधे उत्तर दिखा देता हूँ कि इस परियोजना से नर्मदा नदी पर ये बनाई जा रही है, मतलब बन चुकी है, आपको पता ही है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 4 राज्य जो हैं मेन स्टेक होल्डर्स हैं। इस परियोजना का विरोध मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय द्वारा किया जा रहा था। अभी तो ख़त्म ही हो गया एक तरह से, तो ये ध्यान रखिए। और बाकी ये चीज़ें डिलीट हो जानी चाहिए, इसको हटा देना चाहिए था, तो ये काम का नहीं है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था, किसने किया था? नाम 4 नाम दिए गए, आप जल्दी से बता दीजिए।
यहाँ देखिए, विश्वेश्वरैया स्वतंत्रता के बाद एक अभियंता के रूप में नहर एवं पुल निर्माण के लिए जाने जाते हैं। माला नहर तंत्र का प्रस्ताव इन्होंने ही दिया था, ठीक है ना। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त है, इनके लिए संयुक्त कार्य है इन तीनों राज्यों का? दक्षिण गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांति घाटी और तेलुगु गंगा। इसका उत्तर है बी, कृष्णा नदी पे जो है नागार्जुन सागर परियोजना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक इनकी संयुक्त परियोजना है, पूछा जाता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? फटाक से बता दीजिए तो ज़रा, मेरे ख्याल से आपको ये तुरंत दिख गया होगा। देखिए, इसका उद्गम जो है हरिके बैराज है। यह बैराज सतलज और ब्यास नदी के संगम पर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह नहर जो है राजस्थान के मरुस्थलीय सीमा को छूती है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, पूछा जाता है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। इसके बाद भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं, जल्दी से बता दीजिए। पहला वाला अगर आपने गेस कर लिया तो 50% तो आपका वैसे ही, मतलब आप सही जगह पे पहुंच जाएंगे। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत का संसार में गन्ने और चीनी दोनों के ही मामले में प्रथम स्थान है। भारत गन्ने का मूल स्थान है। वर्तमान में भारत के प्रथम 3 जो हैं वो चीनी उत्पादक राज्य हैं, आप ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो ध्यान रखिए। जो दक्कन ट्रैप है, दक्षिणी ट्रैप है, उस पर क्वेश्चन है कि दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टी काली होती है, उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। जब मैं मिट्टी पढ़ा रहा था, मृदा, तब मैंने आपको बताया था कि कहीं से भी उठा के देखिए, मिट्टी में सबसे पहले काली मिट्टी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके बाद लेटराइट से पूछे जाते हैं। फिलहाल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदाओं को 8 वर्गों में बांटा है और काली मिट्टी जो बहुत महत्वपूर्ण है। देश के कुल क्षेत्रफल में 30% हिस्सा इसी का है और कपासी रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यूपीएससी इस पर कई बार पूछ चुकी है। काली मिट्टी में लोहे, चूने और एल्युमिनियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसमें जैव पदार्थों की कमी होती है, यह भी पूछा जाता है। दक्कन ट्रैप कहने का कारण है कि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा आकृति जो बनी है उसे ही हम ट्रैप बोलते हैं। दक्कन में बना है तो दक्कन ट्रैप। सूची है, बताना है कि ये जो परियोजनाएं हैं तारापुर, काकरपारा, नरोरा, ये कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये कूट बनाए गए हैं, मिला लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में नरोरा है, गुजरात में काकरपारा है, महाराष्ट्र में तारापुर और कोटा राजस्थान में, ये तो आप जानते हैं, भी वैसे भी जानते हैं। और इस लिस्ट में जितने नाम हैं ना विद्युत उत्पादन के लिए या फिर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाली लिस्ट है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चंस आते हैं। कौन संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करता है? ये संगठनों के नाम है खनिज और धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम। कौन प्रभावित करते हैं? आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, नहीं पढ़ा है तो बहुत वो क्या कहते हैं, माथा पच्ची करके भी नहीं समझ में आएगा। यहाँ समझिए, प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं, एक बात क्लियर है। इन संगठनों का विवरण यहाँ पे है। खनिज और धातु व्यापार निगम, इस निगम की स्थापना हुई थी 1963 में। मुख्य उद्देश्य खनिज पदार्थों के आयात निर्यात की व्यवस्था का। बाकी आयात निर्यात बैंक के बारे में आप जानते हैं, एग्जिम बैंक इसको बोलते हैं। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी ये भी उसका भी संबंध उसी से है। राज्य व्यापार, तो ये व्यापार से जुड़ा, आप जानते हैं, स्थापना 56 में हुई थी। खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सबसे ज़्यादा हैं? झरिया, रानीगंज, कोरबा और सिंगरौली। इसका उत्तर है झरिया। कोयला क्षेत्र में कोयले के भंडार सबसे ज़्यादा यहाँ पे झारखंड में स्थित है। रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली उत्तर प्रदेश का कोयला क्षेत्र है। ये मिलान करने के लिए पूछा जाता है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान, झारखंड का दूसरा है और उड़ीसा जो है वो तीसरे स्थान पर, ये पूछा जाता है। अच्छा, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस जलमार्ग एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? जलमार्गों की बात हो रही है, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, सागर, इनमें से आपको बताना है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा, सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम गलियारा,
का इनका जो संगम है वो झांसी में होता है। झांसी को इन दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो एक सेकंड, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने यहाँ पर राजमार्ग को जलमार्ग पढ़ दिया, तो फिर से मैं ठीक कर देता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है, शायद हो सकता है कि ऐसे ही भ्रम हो मेरा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत यहाँ पे बोला है या कुछ कोई तथ्य गलत है, तो मेरी जिम्मेदारी महसूस होती है कि मुझे तुरंत उसे ठीक करना चाहिए। अच्छा, बृहद ज्वार आता है, कैसे आता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पे होते हैं, जब तेज़ हवा चल रही होती है, जब रात बहुत ठंडी होती है। ये तो बकवास है, आप इसी में से बताइए। ठीक है, इसका जो उत्तर है, देखिए, सागरी जल के ऊपर उठकर और तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया ज्वार कहलाती है। पानी उठा, ऊपर लहरें आईं, ठीक, ये ज्वार होता है। इसके लिए सूर्य और चांद की जो संयुक्त आकर्षण शक्ति है वही जिम्मेदार होती है, किंतु चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा करीब है, उसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगता है। बृहद ज्वार सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों जब एक सीध में होते हैं, इस स्थिति में आता है। ठीक है, इसको युति वियुति या फिर सीजीगी कहते हैं। लघु ज्वार जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पे होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण मट जाता है, तो उस समय ये लघु ज्वार आता है, उतनी लहरें ऊपर तक नहीं उठती। 1998 में नियोनिड उल्कापिंड दृष्टि थी। मुझे नहीं लगता कि ये उतनी महत्वपूर्ण बात है, इसको तो रिजेक्ट किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन हटा देना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी मुझे लगता है क्वेश्चन बकवास है, इसको क्यों ले लिया। फिर जब आगे बढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं, समझ में आता है, अच्छा इसकी वजह से लिया था। ये रात में टूटते हुए तारे की भांति प्रतीत होते हैं। उल्कापिंड जब आता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो आपको दिखता है ना शूटिंग स्टार, वो जलने लगता है घर्षण की वजह से। ये वास्तव में ठोस आकाशीय पदार्थ हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलते हैं और चमकीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी टुकड़े उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते भी हैं। उल्कापिंडों को आपने देखा और रिसर्च हो रही है, कहीं पे खुदाई से प्राप्त हुआ, मतलब खुदाई से क्या, ऊपरी सतह पे कहीं मिल जाता है, और इसमें लोहा और निकेल जैसे भारी पदार्थों की प्रधानता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन से हैं? पहले इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध का व्यास इतना है, प्लूटो का व्यास इतना है। इस प्रकार प्लूटो सबसे छोटा ग्रह है। बुध ये याद नहीं करना, इसीलिए मैंने इतना इतना कर दिया। शुक्र बुध की अपेक्षा सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे गर्म है, क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। सर्वाधिक उपग्रह जो है बृहस्पति के पास है, ये अपडेट हुआ हो सकता है, इसको देख लीजिएगा। शनि का भी अपडेट हुआ हो सकता है, क्योंकि इस बीच 2-4 साल पहले, हाँ लगभग पिछले 3-4 सालों में कई नए उपग्रह खोजे गए हैं। अच्छा, सूची है। नदी और नगर, कौन सा नगर किस नदी के किनारे है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। लाहौर रावी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन के किनारे है। हडसन नहीं, हडसन। इटली की राजधानी रोम जो है वो टाइबर के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बरखियांस्क, बरखोयांस्क बोलते हैं उसको, कहीं बरखेयांस लिख दिया। चलिए, रेगातुल्य जलवायु के अंतर्गत ये आता है। न्यूनतम तापमान -66 डिग्री के आसपास हो जाता है। रूस के साइबेरिया के अंतर्गत आता है। सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। हैलीफैक्स कनाडा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित, वहाँ पे है मतलब, और शिकागो अमेरिका में, मिशिगन तट पे। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी हो गई। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंक कौन से हैं? मैंने आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 से पहले भी इसके बारे में बताया था, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो देख लीजिए और यहाँ आइए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आप जानते हैं ना, मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ये अफ्रीका का चित्र हो गया लगभग। ये जो हिस्सा है ना हॉर्न जैसा, जैसे गेंडा का सींग आपने देखा होगा, वो नाक पे जो होता है वैसे ही दिखता है। तो उसमें कौन कौन से शामिल हैं? उत्तरी भाग में है। इसका आकार हॉर्न के आकार का है। इसके अंतर्गत सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया ये आते हैं। ठीक है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? मतलब जल संधि की बात हो रही है। और बास क्या है जी? बासा, परेस, जिब्राल्टर, डोवर, बेरिंग। बताइए। इसका उत्तर है भी जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। कहाँ है पता है ना? फिर से मैं अफ्रीका बना देता हूँ ऐसे, और ये अफ्रीका हो गया, इधर
यूरोप का है हिस्सा, ये बीच में यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अलग करती है जल संधि यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को के बीच में स्थित है और इस पर हॉलैंड का आधिपत्य है। जो जल संधि है उस पर हॉलैंड का अधिकार है। वास जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। डोवर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। बेरिंग जो है रूस और अमेरिका के बीच में है, अलास्का वाला जो प्रांत है। बासपेरस बासपरेस जल संधि काला सागर और बासफोरस ऐसे कुछ करके, इसका नाम हिंदी में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। काला सागर और मरमरा सागर जो है, जो तुर्की में है, उसको जोड़ता है। इसके बाद चीन संसार में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है। यूक्रेन में डोनेस्क बेनिस जो है वो कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अमेरिका में अपलेशियन प्रदेश, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन प्रदेश है, यहाँ पे मैं नहीं होना चाहिए। ये 4 कथन है, बताइए कौन सा सही है। सोच लीजिएगा जल्दी से, मैं यहाँ आ जाता हूँ। चारों बातें सही हैं। चीन जो है वो आगे है, दुनिया में 60% का उत्पादन यही करता है। बाकी कहाँ गए, ये उसके स्थान है। जर्मनी में सार और रूर बेसिन कोयले के उत्पादन में आगे हैं। यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र और यूएसए का अपलेशियन पर्वत जो है वो कोयले का उत्पादन वहाँ पे होता है, मतलब वहाँ पे कोयला पाया जाता है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, निम्न में से कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है, बताइए। यह एक पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधित संबंधों का अध्ययन है, समपारिस्थितिकी। यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करता है। यह मूलतः प्राकृतिक निवास पारिस्थितिकी है। यह मुख्यतः सामाजिक पारिस्थितिकी है, बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। समपारिस्थितिकी, सिंग इकोलॉजी, ठीक है, ये जैव समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ क्या संबंध होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, उसका अध्ययन है ये, सिंपल सा। अच्छा, सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है, ये एक बात है। सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ये दूसरी बात है। बाकी पैटर्न आप जानते हैं, सही गलत का फैसला कर लीजिए, बाकी चीज़ यहाँ बता देता हूँ। जीवमंडल या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। अगर कल से सूरज निकलना बंद हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर इस धरती पर बहुत कम जीव बचेंगे, तो खासतौर से कई इंसान बचेंगे। फिलहाल शुरू मैंने 1 हफ्ते थोड़ा जल्दबाजी कर दी, लेकिन 1 महीना मोटे तौर पे माने तो विनाश ठीक ठाक दिख जाएगा। अब जो लोग सोचेंगे कि भाई फ्रिज व्रिज में हम कर लें, व्यवस्था बना दें, कुछ चीज़ें हमने स्टोर करके रख ली, कब तक स्टोर करेंगे, जो बचा है वही तो कर पाएंगे। फसलें आगे से नहीं उगेंगी, जो है उसको खा के ख़त्म कर दिया तो कहाँ से। इस धरती पर जीवन का जो असली स्रोत है वो सूरज है। सूरज अभी डूब गया और हमेशा के लिए डूब गया तो यहाँ धरती पे सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जीवन तो समाप्त हो ही जाएगा। फिलहाल पारिस्थितिकी तंत्र सौरिक ऊर्जा का निवेश इनपुट होता है। हरे पौधों अपनी पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल के माध्यम से सौरिक ऊर्जा का ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण विधि से आहार ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। बहुत कमाल का फिनोमिनन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको, जब साइंस हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी के किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे ये खाना कैसे बनाता है, ये एनर्जी जो है कैसे पदार्थ में बदलती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। साइंस पढ़ना, खास तौर से जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो साइंस ज़रूर पढ़िए, इंटरेस्ट के लिए पढ़िए, इसलिए नहीं कि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, ना नहीं आते हैं, कम आते हैं, लेकिन वो है काम की चीज़। जब आप पढ़ेंगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक, पारिस्थितिकी के जनक कौन है। ये कुछ शब्द बड़े गलत यूज़ कर ले। भाई पारिस्थितिकी का जनक कैसे कोई हो सकता है, वो है। आपको ये कहना चाहिए कि इस शब्द के या फिर इस विधा के जनक कौन है, वो समझ में आता है। हैकल, डार्विन, वार्मिंग, एल्टन, चार्ल्स एल्टन। इसका उत्तर है ए, पारिस्थितिकी इकोलॉजी के जनक जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल हैं, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था टांसले ने। इस तरह की लाइनें साफ है, ठीक है, लेकिन पारिस्थितिकी का जनक, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक, ये थोड़ा सा गलत सेंस देता।
जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। घास के स्तर कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, या फिर आनुवंशिक विभिन्नता के। तो ये तो आप कॉमन सेंस से हल कर सकते हैं कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी की प्रणाली में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देशीय क्षेत्र हैं। ठीक है, अब तक अपने देश में ये इसमें बढ़ोतरी हो गई है, तो इसको मैं अपडेट करके दे दूंगा आपको कि कितने हैं। ये सारी चीज़ें जो है अभी आप पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित, ये उतने काम की चीज़ नहीं है। हम पढ़ रहे हैं 1999 का क्वेश्चन, 1998 के किसी करंट अफेयर को लेकर पूछ लिया गया है। ये प्रश्न तो उतना काम का नहीं है। व्याख्या में अगर हम देखें तो व्याख्या भी बकवास है। इसको जब हम एडिट करेंगे नोट को तो इसको हटा देंगे। इकॉनमी की बात करते हैं। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है, निरंतर बढ़ता रहा है। पहले बढ़ा फिर कम हुआ, पहले कम होकर फिर बढ़ा। मतलब क्या है, हमारी जो जीडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि बढ़ के घट गया, घट के बढ़ गया, ये समझना है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। सी इसका उत्तर सही है। आर्थिक नियोजन के युग में भारत की सकल राष्ट्रीय आय कृषि का हिस्सा जो है पहले बढ़ा फिर कम हुआ। कैसे, यहाँ पे डाटा दिया गया है। 1950 में 72% था, 61 में बढ़ के 79% हो गया, फिर 72, 68 ऐसे ऐसे कम हुआ, एक बार बढ़ा था। ठीक है ना। और नियोजन के काल में ये कहा गया, यानी कि नियोजन तो हम 1950 के दशक से ही कर रहे हैं ना। अच्छा, विज्ञान के प्रश्न। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर ये है, नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रियान्वित नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित नहीं होता है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है। अब इनमें से कोई एक कथन आपको बताना है कौन सा सही है। इसका जो सही कथन है वो है बी, कि नाभिकीय विखंडन की खोज नहीं। ये तो फिलहाल एक्स्ट्रा जानकारी है, ऑटो हान और स्ट्रासमैन द्वारा 1939 में की गई थी। जब किसी अस्थायी भारी नाभिक पर उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो होता यह है कि लगभग द्रव्यमान वाले दो नाभिकों में वो विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है। अब विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों का मंदक होते हैं उनके द्वारा अवशोषण किया जाता है। आप जानते हैं कि मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि नाभिकीय श्रृंखला जो है वो नियंत्रित हो जाती है। अगर उनको अवशोषित न किया जाए, एक के बाद एक बढ़ते रहें, तो ये बहुत कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। नाभिकीय रिएक्टर में इसी सिद्धांत का पालन किया जाता है। नाभिकीय विखंडन का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। और नाभिकीय संलयन क्या होता है ये हमने बताया था आपको। ये अनियंत्रित श्रृंखला बहुत खतरनाक है, उसको रोकना बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें विखंडन नहीं होता। ये दो मिल करके एक बन जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे मिल के एक ऐसे करते हुए और फिर एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। आगे चलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है भाई, ये नापने के लिए है। हर साल एक दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नैनोमीटर, कार्ब्यूरेटर, या अच्छा नापने वाला नहीं है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है कि नैनोमीटर दाब से संबंधित है, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन से संबंधित है, कार्डियोग्राफ जो है ये नापता ही है, और सिस्मोमीटर ठीक तो है। जो मैं पहले कह रहा था बात वही सही है, लेकिन व्याख्या देखते हैं, यहाँ आपके काम की चीज़ है। सिस्मोमीटर से, इसको भूकंप मापी कहते हैं, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप तीव्रता मापने के अन्य उपकरण जो है वो रिएक्टर स्केल भी है। उसके बाद नैनोमीटर दाब नापता है। और कार्बोरेटर जो है आंतरिक दहन इंजन, जिसे आज कार इंजन में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें यूज होता है। कार्डियोग्राफ जो है वो हृदय की गति मापता है। इसके बाद कथन दिए गए हैं, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, और कारण दिया गया है कि आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। आप समझ लेते हैं, तड़ित चालक वो जो लगाए जाते हैं ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, तड़ित ऊंचे भवनों को आसानी से क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। वो जो बिजली गिरती है उसी की बात हो रही है, क्योंकि उनकी ऊंचाई तड़ित आवेशित बादलों के नज़दीक हो सकती है। बादलों के
आसपास आपस में टकराने से विद्युत उत्पन्न होती है। बादलों में धन विद्युत, ये धन होना चाहिए, ये धन कहाँ से आ गया? धन विद्युत और पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं में ऋण विद्युत होती है, प्लस माइनस का कनेक्शन होता है। फलतः तड़ित चालक के सिरों के ऋण आवेशित कण बादलों के धन आवेशित के संपर्क में आते हैं और उसे पृथ्वी के गर्भ में पहुंचा देते हैं। इसको मोटे तौर पे आप अर्थिंग कह सकते हैं। बचपन में आपने सुना होगा कि अर्थिंग वाला एक तार होता है जो धरती से जुड़ा होता है, ठीक है। अब बताना है कि इसमें कौन सही नहीं है, ऐसे करके बताना है। जहाँ पे असत्य या सही नहीं है या गलत है, वो ऐसे शब्दों को गोला कर देना चाहिए। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ड्राई आइस जो है, आइस वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कुछ नहीं है, वही है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। समझ रहे हैं? अभी हमने पढ़ा एक क्वेश्चन, आप गेस कर सकते हैं। देखिए, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। यूरेनियम 235 परमाणु पर मंद गति वाले न्यूट्रॉनों के प्रहार से किए जाने पर, मतलब प्रहार किए जाने पर यूरेनियम का जो परमाणु है वो दो भागों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एनर्जी निकलती है और कुछ न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। दो या अधिक नाभिकों के मिलने या जुड़ने को संलयन कहते हैं। ये मैंने अभी बताया था आपको। इसके बाद एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, ठीक है। सीएनजी ईंधन चालित बसों का चलाना भारत में मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए संस्तुत है, मतलब कहा जाता है कि ये होना चाहिए। सोचिए, उस समय 1999 में ऐसी बातें हो रही थी और आज भी ऐसी बातें हो रही हैं। देखिए, एक होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, ये पूछा गया है अलग से। तथा कुछ मात्रा में मीथेन गैस का मिश्रण होता है। यह प्रदूषण रहित गैस है, घरों में भोजन बनाने के उपयोग में लाई जाती है। अब बताइए मीथेन क्यों मिलाया जाता है इसमें? इसका भी जवाब होना चाहिए, पूछा जाता है। सीएनजी है, उसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मुख्य रूप से 80 से 90% मीथेन गैस होती है, ठीक है। और चलिए, मैं कुछ और सोच रहा था। फिलहाल कहाँ गए हम? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्य रूप से 80 से 90% मीथेन गैस होती है। दिल्ली विश्व का एकमात्र महानगर है जहाँ सभी बसें और कारें इससे चलती हैं। और अभी तो इसमें अपडेट आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सरकारें नियम बना रही हैं, आप जानते हैं। अभी इस समय आप देखें दिल्ली की हालत क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण यहाँ पे है। तो इसमें कई सारे अपडेट हैं, ये वाली लाइन में हटाऊंगा, इसमें हटाऊंगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात इसमें ऐड करूंगा। सरकार धीरे धीरे अन्य महानगरों में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए इस योजना के रूप में लागू करने की बात कर रही है और ये अभी भी चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये चर्चा अभी भी है। बहुत सारे शहरों में कहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये कई बार अब तक आ गया है, तो आप जानते हैं ग्रीन प्लैनेट कहते हैं हम इसको। गति प्रेरक का कार्य होता है। यह हृदय स्पंदन कम करता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, यह हृदय स्पंदन बढ़ाता है या फिर रुधिर प्रवाह को तेज करता है। गति प्रेरक, यहाँ देख लेते हैं। इसका जो कार्य है वो हृदय को समंजित करना है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से काम करने लगता है, बहुत तेज़ धड़क रहा है या बहुत धीमा हो गया है, ठीक है। जब स्पंदन 72 से 80 के बीच में नॉर्मल है, से गिरकर 30 से 40 के स्तर पर पहुंच जाती है, तो इससे मतलब इस स्तर पर लाया जाता है। जब बहुत कम हो जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रेरक का काम करता है। अच्छा, जो मेंटोड होता है, गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है, ये बताना है। फाइलेरिया, फ्लोरोसिस, इंसेफ्लाइटिस या कुष्ठ रोग। ये गोल कृमि से कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया रोग अनेक प्रकार के सूत्रकृमियों के कारण होता है, जिसमें प्रमुख फाइलेरिया ब्रंकाई, ये क्या है, ब्रैंकोटाई और लोमा लोचा। मलेरिया की भांति ये जीवाणु भी मादा क्यूलेक्स फैटिगस मच्छर से के शरीर में रहते हैं। और फ्लोरोसिस रोग फ्लोरीन की अधिकता के कारण होता है। आपको उत्तर तो मिल गया पहले ही, ठीक है। इसमें पेयजल में फ्लोरीन की अधिकता होती है। कुष्ठ रोग जीवाणुओं से होता है। और इंसेफ्लाइटिस रोग मस्तिष्क रोग है जो विषाणु से होता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपने जान लिया। इसके बाद मनुष्य के अंगों में से
हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग हैं। जो विकिरणों से प्रभावित होने वाले अंग हैं उनमें सबसे कम प्रभावित अंग कौन सा है? आंत, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा। इसका उत्तर है सी। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग मस्तिष्क है। सबसे अधिक प्रभाव आंखों पर पड़ता है, इसके बाद हृदय, आंत और बाकी अंगों पर पड़ता है। जीन प्रौद्योगिकी क्या है? एड्स से बचने के लिए रक्षा पद्धति है, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि है, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्रदान करने की तकनीक है, या मोतियाबिंद से बचाव की तकनीक है? ये बताना है। जानते हैं आप, अभी तो फिलहाल कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। जीन टेक्नोलॉजी से तात्पर्य ऐसी तकनीक से है जिसके द्वारा फसलों के गुणों में परिवर्तन करके नई प्रजातियों का विकास किया जाता है। सिर्फ फसलों की बात नहीं है, किसी भी जीव में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है। पशुओं की नई नस्लों का विकास भी जीन प्रौद्योगिकी से ही होता है। मनुष्य की बीमारी के लिए उत्तरदायी जीनों की पहचान करके उन रोगी जीनों के परिवर्तन द्वारा आनुवांशिक रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद बस यही काम बचा है कि आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है, स्टडी विथ मास्टर। वहाँ पर PDF नोट पड़ी हुई है, जल्दी से डाउनलोड कर लेना है और जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करना है। जितना जल्दी रिवीजन कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा और इतनी संक्षिप्त में नोट आपको कहीं नहीं मिलेगी। फिलहाल आज इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।